that is the remainder obtained if you carry out the actual division. बिना actual division के हम find out कर सकते हैं what will be the remainder in that division. और रिमाइंडर को देख के हम डिसाइड कर लेते हैं कि जिनकी हमने डिवीजन की थी उनमें से जो डिवाइजर है वेदर और नॉट इट इज अ फैक्टर ऑफ द डिविडेंड एंड अकॉर्डिंगली वी आंसर. इन क्वेश्चन नंबर थर्ड you have been given that gx is a factor. इन्होंने स्टेट किया हुआ है if I represent x minus 1 as gx, kindly pay attention everyone. जो चीज हम फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन में चेक कर रहे थे यहां पे आपको बताई हुई है. So if we are already told that x minus 1 is a factor of px, this would mean कि जो रिमाइंडर हम कैलकुलेट करते थे वो क्या होगा, 0 होगा. We can use this fact. Tell me if this part is clear. जो चीज हम चेक करते थे रिमाइंडर 0 है या नहीं, अकॉर्डिंगली हमारा आंसर yes या no आता था. फॉर क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 यहां पे हमें वो चीज बताई हुई है कि जो gx है x minus 1 इज रिप्रेजेंटेड एज gx, वो px का फैक्टर है. इसका मतलब जो रिमाइंडर हम कैलकुलेट करते थे उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए. सो वी विल बी यूजिंग दिस फैक्ट इन ऑर्डर टू फाइंड आउट k. एंड एज यू कैन सी आपकी ये जो 4 पॉलिनोमियल्स आपको पार्ट्स में दिए हुए हैं उनमें कोफिशिएंट्स की जगह पे k यूज किया हुआ है. आपको उस कोफिशिएंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो हम क्या फैक्ट यूज करेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड आउट k, दैट द रिमाइंडर in all of the cases will be equal to 0. Let's write down and I'll go over the method once again. I'm not discussing question 2 here. I hope everyone has done. In case you could not do any of the parts, do let me know. I will just share the answer on WhatsApp. Question number 3, first part. The polynomial px is x square plus x plus k, and I have been given that gx equals to x minus 1 is a factor of px. मुझे ये बताया हुआ है. रिमाइंडर फाइंड आउट करना आता है सभी को? Yes, ma'am. You don't have to write this, only for remembering कि हम कौन से steps follow करेंगे. So we are going to find out the remainder if the division was carried out for these two. अगर इन दोनों polynomials को divide किया जाता तो remainder हम कैसे निकालते? We would take gx equal to 0. यहाँ से आपको मिलेगी x की वैल्यू और इस वैल्यू को हम पुट करते हैं px में. The remainder is represented by p1. ऐसी काम करते थे. Tell me if this is clear. Anyone who does not Yes, remember ma'am. doing this. अब क्योंकि gx फैक्टर है, this remainder will be equal to 0. Kindly mark, जो रिमाइंडर हम खुद कैलकुलेट करते थे मैंने उस रिमाइंडर को क्या कर दिया, इक्वल टू 0 कर दिया. और मैं ये क्यों लिख सकती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में बता दिया था कि जिससे डिवाइड किया गया है वो फैक्टर है, therefore the remainder will come out to be 0. And I'm using this fact to form an equation here and I'll be solving it to find out k. -2. That's right. Ma'am, can you please re-explain? Sure.
आप एक काम करो, अगर आपका क्वेश्चन होता, लेट्स टेक दिस क्वेश्चन. Kindly don't note down the next part, just pay attention. If I asked, find the remainder when px is divided by gx equals to x minus 1. अगर ये क्वेश्चन होता, सिर्फ रिमाइंडर फाइंड आउट करना होता, हम क्या करते? स्टेप 1 is to take gx equals to 0. यहां से आपकी x की जो वैल्यू आएगी उसको आप पुट करते हो px में, and the remainder will be represented by p of 1. और यहाँ पे आप पुट करोगे 4 into 1 cube plus 3 into 1 square. करणदीप कौर. So if you just put the value of x you obtain by taking the divisor equals to 0, you will be able to obtain what the remainder is. तो ये आंसर आ गया. Tell me if this part is clear. Yes, ma'am. अब यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि पॉलिनोमियल में कुछ मिसिंग है और आपको उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. द फैक्ट दे आर गिविंग टू फाइंड आउट k इज, जिससे हम डिवीजन कर रहे हैं, दैट इज अ फैक्टर यहाँ पे. अब क्वेश्चन चेंज हो गया, उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा था फाइंड द रिमाइंडर, उन्होंने कहा कि px का जो फैक्टर है वो gx है. क्वेश्चन हमारा ये हो गया, मॉडिफाई हो गया. अब हमें रिमाइंडर नहीं फाइंड आउट करना, फैक्ट ये है कि पॉलिनोमियल px में कुछ मिसिंग है, पॉलिनोमियल px में कुछ मिसिंग है और आपको उस मिसिंग पार्ट का आंसर फाइंड आउट करना है. और जो फैक्ट आप उस चीज के लिए यूज करोगे वो ये है कि gx इज अ फैक्टर. अगर gx फैक्टर है तो सिंपली अगर हम नॉलेज लगाएं हमारी डिवीजन की, फैक्टर्स मल्टीपल्स का जो जितना भी हमें नॉलेज है, दैट टेल्स अस दैट द रिमाइंडर इज 0. जस्ट अ मोमेंट. विदाउट फोकसिंग ऑन कि हम क्या काम कर रहे हैं, अभी सिर्फ इतनी बात अंडरस्टैंड करो कि अगर हमें वो बोल रहे हैं कि जिससे हम डिवीजन कर रहे हैं वो फैक्टर है, तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए. इज दिस पार्ट क्लियर? Yes, ma'am. सो सिंपली जो भी मैंने रिमाइंडर फाइंड आउट किया था, जो मेथड मुझे पता है, द वन आई यूज्ड इन प्रीवियस एक्सरसाइज, उस मेथड से अपना रिमाइंडर निकाल लो और उस रिमाइंडर को इक्वल टू 0 कर दो. इक्वल टू 0 करने का रीजन सिर्फ यही है कि उन्होंने कहा था कि जिससे आप डिवाइड कर रहे हो वो फैक्टर है, इसलिए हमारा जो रिमाइंडर का आंसर आएगा उसको हम इक्वल टू 0 लिख सकते हैं. नॉर्मली वो पार्ट सॉल्व हो जाता था रिमाइंडर वाला, यहाँ पे आप देख सकते हो सॉल्व नहीं हुआ. इट इज समथिंग इन k and I can take it equal to 0, and when I take it equal to 0 it gets converted into an equation, और इस इक्वेशन को सॉल्व करके मैं k फाइंड आउट कर सकती हूँ. कॉन्सेप्ट वही है जो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में यूज किया था, इवन क्वेश्चन 1-2 में भी यूज किया है कि रिमाइंडर निकालना है when your polynomial is divided by a linear polynomial. बट सिर्फ एक एक्स्ट्रा
पार्ट क्वेश्चन में जो बताया गया कि जिससे आप डिवीजन कर रहे हो वो फैक्टर है, हम क्या कर सकते हैं, रिमाइंडर को इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, एंड दैट विल हेल्प यू टू फाइंड आउट की. But you can only take remainder equal to 0 if it's given that gx is a factor. Otherwise, you cannot take it. एक बार एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इसका सेकंड पार्ट करते हैं and go over the facts again, and then if you have a question, ask again. K equals to -3. So let's see. Second part, we are given the dividend as 2x square plus kx plus square root of 2. Gx is x minus 1. Step number 1 to find out the remainder. Fine, simply find the remainder. अगर इन दोनों की division होती तो हम remainder कैसे निकालते? Take gx equals to 0. Put this value in px. The remainder represented by p1 will be equal to 2 into 1 square plus k into 1 plus square root of 2. ये remainder आ गया. Now I'm going to use the fact that gx is a factor. Simplify, form an equation and solve. Ma'am, I got the answer. जो मैंने स्टेप 1 में रिमाइंडर ऑब्टेन किया था, I have written it equal to 0. From here you can obtain the value of k. 2 and under root 2 are unlike terms, ये combine नहीं होंगी. You can simply transpose it to the other side and the value of k comes out to be -2 minus under root 2. Is this the answer? Kindly check. Anyone whose sibling is Sahil? Yes, ma'am. Is there anyone in your class? Excuse me, मैम. Yes, Rishabh? मैम हमें इसमें हम स्क्वायर रूट 2 की हम वैल्यू नहीं लिखे नहीं वैल्यू नहीं यूज करनी है आपको. जो हम वैल्यू रूट 2 की यूज करते हैं वो बेटा अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है. सिंपली उसको रूट 2 रहने देना है आपने. धैर्य, इज इट क्लियर नाउ? Yes, ma'am. Can we take up the next part? Anyone who is not clear, हम actual में इतने long process नहीं करते. The moment we calculate our remainder, हम उसी को equal to 0 कर देते हैं. जिस स्टेप पे आप रिमाइंडर कैलकुलेट कर रहे हो उसी को इक्वल टू 0 कर दो. इफ इट्स फाइन विद यू, यू मे डू इट इन 2 स्टेप्स. पहले रिमाइंडर फाइंड आउट कर लो, फिर उसको इक्वल टू 0 कर लो. बट स्टेप 2 विल ओनली बी डिपेंडेंट ऑन वन कंडीशन. ये जो मैंने स्टेप 2 की पहली लाइन लिखी है इस पे डिपेंड करता है ये इक्वल टू 0 जो मैंने लिखा है. अगर ये दिया होगा तो हम इक्वल्स टू 0 लिखेंगे. अगर ये नहीं दिया, आप इक्वल्स टू 0 नहीं लिख सकते.
प्लीज ये बात ध्यान में रखना, आपके पास असाइनमेंट में क्वेश्चंस आएंगे, वहां पे वो मेंशन कर सकते हैं कि रिमाइंडर क्या आ रहा है. If you are given gx is a factor, obviously remainder will be 0. Please read the question carefully in case any of the remainders is given. आपके क्वेश्चन में कहीं पे इंडिकेट किया हो कि हमने इन दो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड किया और रिमाइंडर 5 आ रहा है, तो हम इक्वल टू 0 नहीं करेंगे, हम इक्वल टू 5 करेंगे. Ma'am, Yes. ma'am, the voice was not coming, that's why. Okay. I had muted myself. I was just looking at your class list. There is a student with the name of Sahil in the waiting room. So I was just verifying there's no Sahil in your class. And the admission number the child has written is 16710. All right, let's take up third part. Follow the same steps and try to find out the value for k. Third part, polynomial px equals to kx square minus square root of 2 multiplied with x plus 1. Gx is x minus 1. So I'm following the steps which I would follow in order to find out the remainder. Put x equals to 1 in px. The remainder will be represented by p1. So this is the I got the answer. This is the remainder. Gunrup, what's the answer, beta? Ma'am, same as yours. Okay. Now we are going to use the Ma'am, no. fact that gx Ma'am, it's ma'am, the k equals to -1 plus root. the value for k is -1 plus root 2. The remainder is this k minus under root 2 plus 1. Ma'am, yes. So we are going to take this remainder equal to 0, and from there you can find out the value of k. Fourth part, polynomial px is equal to kx square minus 3x plus k. Gx is equal to x minus 1. Find out the remainder and take it equal to 0.
मैम 3/2 के Ma'am, 3/2. minus 3 over plus 3/2. plus 3/2. Done? I hope everyone has completed till here. Ma'am, yes. Okay, next question number 4. You have to do the factorization. This is something you've done in 8th standard also, but the questions are a little different. I want you to observe question number 4 and question number 6. Both the statements are saying factorize. Even in exercise 2.5, आपके पास questions होंगे इस तरह से, ऊपर लिखा होगा factorize. So you would have to identify, first of all, the type of polynomial you have to factorize, and then secondly, decide the method you are going to use. यहाँ पे आपके पास जो 4th क्वेश्चन है, आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं. All 4 polynomials are quadratic polynomials. The degree is 2, and in question number 5, the polynomial are cubic polynomial. Can you see the difference? Yes, ma'am. Now I want you to observe the same thing in the next exercise. In exercise 2.5, आपके पास यहाँ पे भी questions हैं. They will be asking you to do the factorization. Let me just take you to this page here. As you can see, okay, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है question number 5 उन्होंने कहा है factorize. 8th question factorize. I think एक previous भी होगा आपके पास यहाँ पे. Question number 3 is also factorize. You may turn to page 49 in your book. आप अपनी book में check कर सकते हो. Exercise 2.5 के कुछ questions हैं जहाँ पे आपको कहा गया है factorize करना है, और अभी जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं उसमें भी कहा गया है कि आपको फैक्टराइज करना है. फर्स्ट थिंग यू वांट टू ऑब्जर्व कि आपको फैक्टराइज करना है तो पॉलिनोमियल कैसा है. कीप इन माइंड, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है फैक्टराइज, सबसे पहले आप ये चेक करोगे कि जो आपका पॉलिनोमियल है वो कौन सा है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है. आपको 2 ही क्वेश्चंस आएंगे, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक. तो बेस्ड ऑन द डिग्री द मेथड चेंजेस. फर्स्ट थिंग, अब मैं यहाँ पे एक पॉलिनोमियल लिखूंगी, इट रिजेंबल्स योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. लगता है कि क्वाड्रेटिक है, बट ये बहुत बार एग्जाम में आता है, ये वाला. फॉर अ मोमेंट इट फील्स लाइक इट्स अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड द स्टूडेंट स्टार्ट टू ट्राई वो मेथड जो 4th क्वेश्चन में लगने हैं. ये क्यूबिक पॉलिनोमियल की कैटेगरी में जाएगा. I hope the first condition is clear. Check the degree of your polynomial. Second, to factorize your polynomial, you can either use identities or you may use any other method which you are aware of. अगर मैं आपको रिवाइज करवाऊं, लास्ट ईयर जो आपने फैक्टराइजेशन की थी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज आपने की थी, चैप्टर 9 था. Yes, ma'am. 14 Yes, चैप्टर ma'am. था फैक्टराइजेशन. Middle term. फैक्टराइजेशन करते हो आप Ma'am, middle term splitting. The first option is to use your identities or you may split the middle term. सभी को याद है? Ma'am, yes. Yes, I'm going ma'am. to take a few examples Yes. before we start. If you want, you may note this down on the last page maybe. हम बात कर रहे हैं factorization of a quadratic polynomial. So either you may use identities or you may split the middle term. सबसे पहले कोशिश करनी है कि आइडेंटिटी तो नहीं अप्लाई हो रही. अगर आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है तो उसको यूज करके फैक्टराइजेशन कर लो. अगर आइडेंटिटी यूज नहीं हो रही तो हम क्या कोशिश करेंगे, टू स्प्लिट द मिडल टर्म.
Let me just take a few examples if I can. So this is a quadratic polynomial. If you are going to use any identity to factorize this quadratic polynomial, you want to identify two perfect squares. अगर आइडेंटिटी यूज होने की पॉसिबिलिटी है, you should be able to identify two perfect squares. So आपके पास जो पहली टर्म है, you can write it as the square of 2x and the last term can be written as the square of 1. आपको दो perfect squares मिल गए. जो आपकी थर्ड टर्म होगी, it can be written as 2 multiplied with ये जो टर्म्स हैं जिनका आपने स्क्वायर लिखा है, 2x and 1. Kindly observe, अगर आइडेंटिटी यूज होने के चांसेस होंगे, द फर्स्ट थिंग यू विल लुक फॉर इज टू परफेक्ट स्क्वायर्स. अगर आपको दो परफेक्ट स्क्वायर्स मिल गए तो थर्ड टर्म शुड बी इक्वल टू डबल द प्रोडक्ट ऑफ द बेसिस. जो बेस लिखे आपने ये 2x और 1, इनका प्रोडक्ट अगर आप डबल कर दो तो आपको ये मिडल वाली टर्म मिल जाएगी. इन दैट केस यू कैन पुट दीज टर्म्स जिनका आपने स्क्वायर लिखा था, इनको कंबाइन कर लो. And the sign between these two will be from the middle term. जो टर्म हम बीच में छोड़ के आ रहे हैं पीछे, उसका साइन हम आगे ले जाएंगे. ये माइनस इनके बीच में लग जाएगा. ये याद है सभी को? I'm not Yes, sure. ma'am. Yes, ma'am. Yes, I'm ma'am. not sure if this is the way you have done it. I'm just trying to remind. This is the way I do with my class. आपके पास अगर suppose 25x square minus 36 हो, अब इसमें भी कोशिश करो अगर आपको दो परफेक्ट स्क्वायर्स मिल रहे हैं. दिस इज 5x स्क्वायर्ड एंड दिस इज 6. तो ये आपका बन गया स्क्वायर माइनस स्क्वायर. ये कौन सी आइडेंटिटी है? A plus B into A minus B. You will write down sum of bases multiplied by difference of bases. जो आपको बेस नजर आ रहे हैं उनका एक बार सम लिख दो, मल्टीप्लाइड विद उनका डिफरेंस लिख दो. तो 5x और 6 एक बार ऐड हो जाएंगे, 5x और 6 एक बार सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे. आइडेंटिटी सिर्फ तब लगेगी अगर आपके पास दो परफेक्ट स्क्वायर प्रेजेंट होंगे. अगर दो परफेक्ट स्क्वायर्स आपको नहीं मिल रहे तो आइडेंटिटी नहीं लगेगी. Then we try splitting the middle term. Now to split the middle term, there was just one type in your textbook जिसमें leading जो term थी वो x square थी. Let's take another example. Wait. I'm going to insist on this. अगर आपको नहीं याद factorization तो अपनी previous class में से एक बार जस्ट रिवाइज कर लेना कि क्या क्या था हमारे पास. ओके, कंसिडर दिस. ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. अब इसमें अगर आप परफेक्ट स्क्वायर्स ढूंढने की कोशिश करो तो सिर्फ पहली टर्म को हम स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं और कोई टर्म नहीं है जिसको हम स्क्वायर फॉर्म में लिख सके. इसमें आइडेंटिटी नहीं यूज होगी. इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? मिडल टर्म को स्प्लिट करना पड़ेगा. कैन एनीवन अमंगस्ट यू हेल्प मी रिकॉल व्हाट वर द स्टेप्स इन ऑर्डर टू स्प्लिट द मिडल टर्म? Ma'am, that the third term will be will have to be multiplied and the middle term will have to be added. Right. अब यहाँ पे मैं एक चीज थोड़ी सी आपको चेंज करके बताने लगी हूँ. तीनों टर्म्स की इंपॉर्टेंस है हमारे पास, तो आपने जो पहली टर्म है उसको भी कंसिडर करना है. Keep in mind all three terms are important in order to split the middle term. तो जो पहली टर्म है उसका कोएफिशिएंट भी आपको कंसिडर करना है. तो आपकी जो ये हमने फर्स्ट और लास्ट को फर्स्ट और लास्ट का multiply. प्रोडक्ट लेना है.
प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू ये जो 1 है बिगिनिंग में और ये जो लास्ट का 6 है. And you have to find out 2 factors of 6. ऐसे दो नंबर्स आपको ढूंढने हैं जिनका सम इक्वल टू हो मिडल टर्म. मिडल टर्म इज मैम 6x minus 1x minus 6x plus 1x. Ma'am, -3 -2. -3 एंड -2. हम अपनी मिडल टर्म को दो पार्ट्स में ब्रेक डाउन करेंगे. पहली टर्म नो चेंज, फर्स्ट टर्म में नो चेंज, लास्ट टर्म में नो चेंज. अब मिडल में यहाँ पे आपके पास जो टर्म थी उसके दो हिस्से हो जाएंगे. आपको मिडल टर्म को ब्रेक करना है दो पार्ट्स में, और उसको करने के लिए ये जो राइट साइड पे मैंने दो चीजें लिखी है ना कि मुझे क्या प्रोडक्ट बनाना है, क्या सम बनाना है, मैं उसको माइंड में रखूंगी. ऐसे दो नंबर्स ढूंढो जिनको मल्टीप्लाई करो तो 6 बने, और अगर आप उनको ऐड करो तो -5 बने. Ansh has already answered. The answer is -3 and -2. इनका अगर आप प्रोडक्ट करते हो, if you multiply these two, answer comes out to be 6. और अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो तो सम कितना बनता है? -5 बनता है. मैम 6x minus 6x plus 1x is wrong. +1 अगर आप लेते हो, प्रोडक्ट इनका क्या बनेगा? -6 मल्टीप्लाइड विद +1. -6 बन रहा है प्रोडक्ट. हमें +6 चाहिए. Okay. ठीक है. Let me just go over this once again with everyone because we will be using it repeatedly. x² minus 5x plus 6 है आपके पास. सारी टर्म्स इंपॉर्टेंट है, तो जो पहली टर्म है और जो लास्ट टर्म है इनके कोफिशिएंट्स को आप मल्टीप्लाई करोगे. The product you want to find out is given by first and the last term. 1 multiplied with 6 and make sure you're taking their signs. तो हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनकी मल्टीप्लिकेशन से +6 बनता हो. फिर हम कंसिडर करेंगे जो मिडल टर्म है. मिडल टर्म हमें बताएगी जिन नंबर्स को हम पिक कर रहे हैं टू गिव प्रोडक्ट 6, उनका सम होना चाहिए ये जो सेंटर में -5 है. साइन साथ लेना है. एंड व्हाट आई एडवाइज द स्टूडेंट्स इज, आपको प्रोडक्ट 6 बनाना है तो छोटी क्लासेस में जैसे आप फैक्टर्स लिखते थे ना कि कौन से नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 6 बनेगा, ट्रायल एंड एरर, बिल्कुल वैसे ही करो. 1 into 6 6 बनेगा, 2 into 3 6 बनेगा. और तो नहीं कोई पेयर बनता फैक्टर्स का? मैम कुछ नहीं. बट अदर देन दिस नॉर्मली हम ये फैक्टर्स लिखते हैं. आपने अब इंटीजर्स भी कंसिडर करने हैं. टेल मी इफ आई राइट, can I write like this, -1 into -6, तब भी प्रोडक्ट 6 Yes, बनेगा. ma'am. Can I write -2 multiplied with -3? Yes, Yes, ma'am. ma'am. राइट. अब इन ये मेरे पास 4 पेयर बन गए, 4 पॉसिबल पेयर्स हैं. इन चारों पेयर्स का जो प्रोडक्ट है वो 6 आता है. एवरी प्रोडक्ट गिव्स मी द आंसर एज 6. आउट ऑफ दीज मैम possible 3 plus option- 3 also. बेटा प्रोडक्ट लेना है, सम नहीं लेना. प्रोडक्ट शुड बी 6. Okay. हाँ. Okay, मैम. ठीक है. अब इसमें से वो पेयर पिक करो जिनको अगर हम कंबाइन करें तो सम -5 बने. अगर मैं 1 और 6 लेती हूँ टोटल बन जाएगा 7. अगर मैं -1 -6 लेती हूँ ये बन जाएगा -7. इफ आई टेक द मैम -1 plus 6. -1 plus 6. -1 and 6, इसका प्रोडक्ट बताओ क्या आएगा? मैम -1 plus 6 है. बेटा -1 + 6 लिया है मैंने. इनका प्रोडक्ट भी चेक करना है आपको. इनका प्रोडक्ट क्या बनता है? मैम +5. सम बनता है +5, प्रोडक्ट बनता है -6. प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई करना है, -1 को 6 से मल्टीप्लाई करना है. ये आई थिंक अभी एक और स्टूडेंट ने बोला था
कि -1 and 6 इज पॉसिबल, बट -1 and 6 आपको लग रहा है -1 और 6 लोगे तो -5 बन जाएगा। -5 नहीं बनता बेटा उससे। दो चीजें ध्यान में रखनी है, विच एवर पेयर यू पिक, उनका प्रोडक्ट यहाँ पे जो मैंने लिखा है +6 बनना चाहिए, उनका सम -5 बनना चाहिए, और पॉसिबल ऑप्शन ये बन रही है -2 एंड -3। तो मिडल टर्म को आप स्प्लिट करोगे -2 -3, एंड सिंस दिस टर्म कैरीड x विद इट, तो दोनों के साथ x लग जाएगा, -2x -3x। इनको अगर आप कंबाइन कर दोगे, ये लाइक टर्म्स हैं, कंबाइन होके ये -5x बन जाएगा, बट हमने कंबाइन करना नहीं है, हमने डेलिबरेटली स्प्लिट किया था। फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म नो चेंज। इसके बाद आप करते हो पेयरिंग, फर्स्ट विद द सेकेंड वन, थर्ड विद द फोर्थ वन। फर्स्ट टू टर्म्स में से आपको क्या कॉमन मिलता है? x, and you're left with x -2 in the bracket. Last two terms में से आपको क्या कॉमन मिलेगा? मैम Yes नंदन? मैम 3 -3। -3 और जब आप नेगेटिव फैक्टर कॉमन लेते हो, अंदर साइन चेंज होगा, -x -2 x -3। एंड हाउ डू यू नो कि आपने जो स्प्लिटिंग की है वो करेक्ट है? इस स्टेप पे मैम यस शिवम, मैम क्लास लीव कर दे मैम, जो ज्योग्राफी मैम मैसेज कर रहे हैं। ओह आई एम सॉरी, ओके वी विल टेक अप टुमारो। आई डिडंट रियलाइज इट। Thank you, ma'am. Time's up. Okay, thank you. Thank you, ma'am.